जुलाई में जिन महान व्यक्तियों की जयंती होती है उनमें आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल गणेश आगरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक और प्रेमचंद जी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अल्पायु में ही विद्या अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित कर ली थी। 33 वर्ष की अल्पायु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से अलग जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। वे सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिंदू महासभा में सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था। वहां सांप्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी। सांप्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिंदुओं की उपेक्षा न हो। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्होंने बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने जंग की राह पकड़ ली और कलकत्ता में भयंकर बर्बरतापूर्वक अमानवीय मारकाट हुई। अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। संसद में अपने भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद कर लिया गया। 23 जून 1953 को मात्र 52 वर्ष की आयु में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। गोपाल गणेश आगरकर जी ने वैज्ञानिक विचार पर आधारित दर्शन के माध्यम से परिवर्तन को प्रेरित करते हुए महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और प्रक्रिया को विवेक और तर्कवाद के आयाम दिए। आगरकर जी का जन्म सातारा जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा के खर्च को वहन करने के लिए कई तरह के काम किए। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वे लोकमान्य तिलक से जुड़ गए। 1881 में आगरकर एवं तिलक जी ने मिलकर अंग्रेजी अखबार मराठा और मराठी अखबार केसरी की शुरुआत की, जिसमें आगरकर जी केसरी के संपादक थे। बाद में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी बनाई और इसके तत्वाधान में 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की शुरुआत की। आगरकर जी ने इस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और बाद में कॉलेज के प्राचार्य बने। अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहे। उनका मानना था कि सामाजिक क्रांति पहले होनी चाहिए ताकि बाल विवाह और अस्पृश्यता जैसी सभी अवांछनीय सामाजिक प्रथाओं को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले समाप्त किया जा सके। 1888 में अपना खुद का समाचार पत्र सुधारक शुरू किया। उन्होंने सुधारक के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तर्कवाद और सामाजिक न्याय का प्रचार किया। सुधारक अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ। आगरकर जी का मानना था कि सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बौद्धिक बहस जरूरी है। विरोध के बावजूद उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ सामाजिक सुधारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। आगरकर जी का 39 वर्ष की आयु में अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से थे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद
उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में बीता, अतएव बचपन में आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुषबाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। 1919 में हुए अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे। जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने के लिए वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सज़ा मिली। इस घटना का उल्लेख एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया गया है। ऐसे ही कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने को आज़ाद कहता था, बेत की सज़ा दी गई। जैसे जैसे बेत उस पर पड़ते थे और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे, वह भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बेत के साथ वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश न हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जो ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी जो सैंडर्स की मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। चंद्रशेखर आज़ाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी सीआईडी का एसएसपी बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आज़ाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची थी तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए, क्योंकि वे अपने आप को आज़ाद कहते थे और आज़ाद मानते थे। इसीलिए अंग्रेज़ी हुकूमत के हाथों लगकर अपनी आज़ादी को वे समाप्त नहीं करना चाहते थे और हमेशा आज़ाद रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में प्रयागराज के रसूलाबाद शमशान घाट पर पहुंचा। अगले दिन आज़ाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को शचीन्द्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बंगाल में खुदीराम बोस की बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आज़ाद को भी सम्मान मिलेगा। भारत सरकार ने 1988 में महान बलिदानी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। आज़ाद प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना बखूबी सीख लिया था और इसका उपयोग उन्होंने कई बार किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आज़ाद की शहादत के 16 वर्षों बाद 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी का उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन वे उसे जीते जी न देख सके। मात्र 25 वर्ष जीवित रहने वाले इस देश प्रेमी ने अपना नाम सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों पर लिख दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे।
ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, यानी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा, बहुत प्रसिद्ध। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ा है। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा व मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा यानी म्यांमार स्थित मंडाले की जेल भेज दिया गया। लोकमान्य तिलक ने जनजागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी सन को बंबई में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बतलाया। 64 वर्ष के जीवन काल में भारतीय समाज को अध्यात्म, आत्मबल और स्वराज का पाठ तिलक जी पढ़ा गए। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। 1 महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई और गुर्जर धन सिंह कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आए। यह विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। केवल 30 वर्ष के जीवन काल में मंगल पांडे स्वतंत्रता के इतिहास में अमर हो गए। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। जीवन के अंतिम दिनों तक प्रेमचंद साहित्य सृजन में लगे रहे। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभाव का स्पष्ट चित्रण है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है।